नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का टारगेट बेंच यानी कि प्रैक्टिस बेंच हमने चलाया हुआ है, जिसमें हम लगातार मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सवाल है हमारे वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या उन पर आधारित हम क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद है अब तक की क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है। शेषफल क्या दिया हुआ है? 5 है। इसी संख्या के वर्ग को, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, आपको इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, जैसे कहा 15 से विभाजित करने पर शेषफल आपका 5 है, तो वर्ग को कहा है। देखिए, अगर आपको यहाँ पे वर्ग कहा है तो आप इसी शेषफल का वर्ग करेंगे, इसी शेषफल का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जो कि कितना हुआ आपका 25 है ना। 5 का वर्ग क्या हुआ 25। अब इसे आप क्या करेंगे, जो भी वर्ग आया है आपका 5 का वर्ग करके इस वाले शेषफल का, उसे आप 15 से भाग दे देंगे आप, तो 15 एकम 15, और अब आपका शेषफल क्या बचा है 10। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है 10 है। अब आपके मन में सवाल क्या उठ सकता है, चलिए यहाँ वर्ग है तो हमने इसी शेषफल का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो 25 को 15 से भाग दे दिया, तो हमारा शेषफल कितना है 10। अगर यहाँ पे घन होता तो हम बिल्कुल यहाँ पे क्या करते, इस 5 का घन करके 15 से भाग देते। अगर यहाँ पे इस शेषफल के बाद यहाँ पे दुगना कहता तो हम इस शेषफल का 5 का दुगना यानी कि 10 को भाग देते। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अभी की 5 के दुगने 10 को भाग देते, तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा, चलो 10 हो जाता तो 15 से भाग देके क्या होता। तो अगर आपको देखिए, ये आपको पता ही होना चाहिए कि अगर ऊपर संख्या छोटी है और नीचे क्या है, बड़ा है, यानी कि भाग नहीं दिया जा सकता, तो शेषफल इसको ही समझा जाता है ना। अगर ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी है तो शेषफल ऊपर वाला ही रहता है। तो कहने का मतलब है, जो भी शेषफल है वहाँ पे, अगर यहाँ पे दुगना कहे तो दुगना करके भाग देंगे, वर्ग है तो वर्ग करके देंगे, तिगुना है तो तिगुना, घन कहा तो घन, जो भी आपको कहा जाए यहाँ पे प्रक्रिया करके, तो उसी शेषफल के साथ प्रक्रिया करिए और यहाँ से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर हुआ सी, और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए, इस सवाल को करते हैं। तो सवाल क्या है, एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं, ये आपको बताया गया है। यदि सिरों की गणना की जाए तो वो कितने हैं, 180 हैं। सिर जो है वो कितने हैं, 180। तो अभी तक की जानकारी पे हमें पता लग रहा है एक फार्म में गायें और क्या है, मुर्गियां हैं, मुर्गियां। और जो सिर हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 180, ये दे दिया है। आगे पैरों की गणना की जाए तो उन्हें 420 हैं, जो उनके पैर गिने जाएं तो वो कितने हैं, 420। तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है, किसकी संख्या बतानी है हमें, गायों की संख्या। तो आपको करना क्या है समझेंगे। देखिए, हम जानते हैं सर तो गायों के भी कितना है, एक ही, मुर्गी के भी कितना है, एक ही। लेकिन अगर पैर की बात करें तो गाय के कितना है, 4, और मुर्गियों के कितनी है, 2। इस तरीके से आप समझेंगे। तो किसकी संख्या पूछी आपसे, गायों की। तो अगर आपको गायों की संख्या पूछी तो आप सभी को मान लीजिए कि फार्म में कितनी है, सभी मुर्गियां हैं, मान के चलिए। और अगर मुर्गियों की संख्या पूछते तो आप मान के चलें कि सभी के सभी क्या है, गायें हैं। उल्टा आपको चलना है, इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी जिसकी भी संख्या पूछे उससे दूसरे जानवर को आप मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि सभी की सभी मुर्गियां हैं, और एक मुर्गी का है कितने पैर हैं, 2, और सिरों की संख्या यहाँ पे कितनी बताई, 180। तो अगर हमने सभी जानवरों को मुर्गियां मान लिया है तो 180 की 80 क्या हो गई, मुर्गियां। उस हिसाब से अगर हम गिने, देखो एक जानवर के 2 पैर, 180 के कितने पैर, तो अगर हम कुल पैर का हिसाब लगावें यहाँ पे तो कितने आ रहे हैं फिर, 18 दूनी 36, 360। अब देखिए, ये यहाँ पे अगर हमने सभी मुर्गियां मान ली हैं तो पैर बैठ रहे 360, और पहले से कुल पैर कितने हैं, 420। अब आप क्या करिए, इनका अंतर कर लीजिए, 360 का और इनका अंतर करिए, 0, 12 में से 6 गए 6, तो 60 आया। अब इसको पैरों के अंतर को, पहले जो इन्होंने दिए हुए हैं पैरों की संख्या 420, और जो आपने 18 दूनी 360 करके लिया है ये, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अब इनमें कितना अंतर है, एक गाय और मुर्गी में एक जानवर के हिसाब से देखें तो पर जानवर 2 पैरों का अंतर है, और टोटल पैरों का अंतर कितना आ रहा हमारा, 60। तो हम 2 से क्या कर देंगे, इसे भाग कर देंगे। ठीक है जी, तो कितना आया, 30। इसका मतलब वहाँ पर कितनी गायें हैं,
30 गायें हैं, तो गायों की संख्या कितनी निकल गई 30। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिस भी जानवरों की संख्या बतानी है उससे दूसरे जानवर को मान लेंगे आप। तो 2 गुणा सिरों की संख्या 180 से गुणा करके कितना आया 360। अब यहाँ पे जो पैर सवाल में दिए है 420 और ये 360 है, उनका अंतर कर लीजिए और एक जानवर पे कितना अंतर है पैरों में 2 का, उससे भाग कर दीजिए। तो आपकी गायों की संख्या यहाँ पर आई है वो 30 है। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए, अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है यानी कि खर्च। तो हम मान के चलेंगे कि आय जो है उसकी कितने परसेंट अमित की 100% है, और अगर वह खर्च यानी कि व्यय कितना करता है 70%, तो उसकी जो बचत है, आय माइनस खर्च क्या होता है बचत होता है, बचत, तो वह कितने परसेंट होगी 30%, है ना। 100 में से आपने क्या करा 30 घटाया तो बचत कितनी आई 30%। अब आगे देखिए, यदि उसके शेष बचाता है, यदि उसके आय में 10% की वृद्धि हो, आय में कितने की वृद्धि 10% की, यानी कि आय कितनी हो जाए उसकी 110%, तो बचत में 20% की वृद्धि होती है। यहाँ पे ध्यान से देना है, बचत में कितने की वृद्धि होती है 20% की, तो ये तो खर्च है, यहाँ पे होती है 20% की वृद्धि। तो देखिए 20%, यहाँ 30 में 20 जोड़ के 50 नहीं लिखेंगे, 30 का 20% निकलेगा, 30 गुणा 20/100 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6, और यानी कि 6 की वृद्धि हुई, यानी कि अब बचत जो है वो कितनी है 36 है। इस तरीके से समझेंगे, है ना। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ज्ञात कीजिए। यदि उसके व्यय में, ये जो 10% की वृद्धि थी वो किस में थी, व्यय में थी, तो यहाँ पे एक बार इसको हटाइए क्योंकि आय में तो हमें वृद्धि बतानी है। तो यहाँ पे कितने की हुई है 10 की वृद्धि, तो यहाँ पे 70 का 10% निकाल देंगे हम, 70 का 10%, तो जो कि कितना आया है 7, तो यहाँ पे कितना हुआ ये 77। तो देखिए अगर हमारी बचत नहीं कितनी हो गई 77, और मतलब खर्च कितना हो गया 77, और बचत कितनी हो गई 36, तो आय देखिए जोड़ लीजिए 7 और 6, इन्हें दोनों को अगर हम जोड़ देंगे बचत को और खर्च को तो आय आ जाएगी। तो देखिए 7 और 6 13, और 7 और 3 10 और 1 11, 113 बैठ रहा है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई 13 पर, पहले कितनी थी आय 100, अब कितनी 113, तो 13% की आय में क्या हुई है वृद्धि। आपका आंसर हुआ सी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए चलिए इस औसत के सवालों करते हैं। एक स्कूल के 30 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि 26 वर्ष की आयु का एक छात्र कक्षा छोड़ दे और 20 वर्ष की आयु का एक अन्य छात्र शामिल हो जाता है तो नई औसत आयु क्या है बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई संख्या गुणा औसत बराबर होता है योग, संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है, ये हम जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कितने छात्र हैं 30, छात्रों की संख्या हुई 30, उनका जो औसत है वो कितना है 19 है, तो यहाँ पे 19 से आप गुणा करेंगे, 19 3 57, ये 570 आ गया है। यदि 26 वर्ष की आयु का एक छात्र कक्षा छोड़ दे, यानी कि इस योग में से 26 तो क्या हो जाए कम हो जाए, फिर लेकिन ध्यान दीजिए 20 वर्ष का एक अन्य आयु का छात्र जो इसमें शामिल हो जाता है तो नई औसत आयु बतानी है। अगर 20 का चला जाए, मतलब 26 का चला जाए, है ना, और 20 का शामिल हो जाए, तो अगर हम देखें तो कुल योग में जो है वो केवल 6 कम होंगे। योग के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो कितने कम होंगे 6 कम होंगे। भाई 26 का जा रहा है 20 का तो आ ही रहा है, तो टोटल देखें तो उनकी उम्र में जो 6 का अंतर है वही कम होगा योग में। तो हम यहाँ से क्या करें 6 को घटा दें, तो यहाँ देखिए 10 में से 6 गए तो कितने बच गए 4, यहाँ पे 6 बच गए हैं, है ना, और यहाँ पे 5। अब अगर हम इसे संख्या तो वापस क्या है 30 की 30 है, एक गया एक आ गया तो संख्या 30 की 30, और औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। तो योग जो है वो 6 कम हो गया है, और अब हम इसे 30 से अगर डिवाइड करें तो मैं 3 से भाग दूं तो देखिए 3 ढाई 30, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, और 3 अठे 24, 3 अठे 24, और 10 का पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, एक अंक के पहला आ जाएगा तो 18.8। इस तरीके से कर लीजिए, आपका आराम से सवाल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 672 रुपये और 4.5 वर्षों में 762 रुपये हो जाती है। हो जाने से मतलब क्या है कि ये जो है हमारा वो क्या है मिश्र धन है। तो ये जो है वो हमारा मिश्र धन है, और मिश्र धन का मतलब क्या है भाई मूलधन प्लस ब्याज। जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं जिसे हम मूलधन कहते हैं, जब उसमें ब्याज जुड़ के है ना पूरा हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज जो है हमारा वो मिश्र धन होता है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 2 वर्ष में इतना हो जाना यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन है, और 4.5 वर्षों में इतना हो जाना यानी कि 4.5 वर्ष का मिश्र धन है। अगर हम बात करें कि इस सवाल में हमें क्या बताना है, धनराशि, तो यानी कि मूलधन हम इसमें बताएंगे। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का क्या है, मिश्र धन, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। और मिश्र धन 2 वर्ष का होने का मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसमें मूलधन और इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 2 साल का इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज, इसलिए 2 साल का मिश्र धन है, जिसकी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 672 रुपये। वहाँ पे चले तो कितने का है, 4.5 वर्ष का मिश्र धन है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये मूलधन और 4.5 वर्ष का क्या है, ब्याज है। तो अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 762 रुपये, 762 ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए अगर हमने घटाते हैं, इसीलिए मैंने इस तरीके से नहीं घटाया सीधा, वरना हमें ऐसा लगता है 4.5 में से 2 घटा के 2.5 साल का ब्याज मिश्र धन बच रहा है। लेकिन वास्तव में देखिए जब हमने घटा रहे हैं तो मिश्र धन को घटा रहे हैं तो मूलधन तो उसमें कैंसिल ही हो जाएगा। 4.5 में से 2 घटाएं तो कितना, 2.5, 2.5 का जो ब्याज है वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। चलिए इधर घटा लेते हैं, है ना, 0 बच गई और 16 में 7 गए तो बच गई 90 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, देखिए 1 साल का ब्याज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 को ये 2.5 से हम भाग करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, देखिए इस तरीके से। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से इसको काट दीजिए, है ना, 18 पंजे 90, तो 18 दूनी 36। तो 1 साल का जो ब्याज है वह कितना आया है, 18 दूनी 36 रुपये, इस तरीके से वो आया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए अगर आप ऊपर से इस चीज़ों को समझ रहे हैं ध्यान से, तो 4.5 मिश्र धन में, मूलधन में 4.5 वर्ष का ब्याज है, यानी कि इस पैसे में 762 रुपये में कितने का, 4.5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें की बात करें 672 की, तो इसमें मूलधन के साथ 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो देखिए अगर हम इसमें 4.5 की गुणा कर दें तो 4.5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, और उसे यहाँ से माइनस कर दें तो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं। जबकि अगर आप कहोगे, अगर मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ कि ये आसान पड़ेगा कि 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। मूलधन में से जब 2 साल का ब्याज घटेगा यहाँ से तो क्या मतलब मिश्र धन में से घटेगा तो क्या बचेगा, मूलधन बच जाएगा। तो हम 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, तो 1 साल का अगर 36 तो 2 का कितना हो गया, 72। तो 72 को अगर हम यहाँ से घटा दें, है ना, मिश्र धन कितना है 2 का, 2 साल का जो मिश्र धन है वो है हमारे पास, है ना, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज यानी कि 672। उसमें से हम 2 साल का ब्याज घटा देते हैं जो कि हमने अभी भी निकाला है ना, वो कितना है 72 रुपये। तो अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो 600 रुपये जो आया है वो क्या आ गया है हमारे पास, मूलधन। तो उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर है, और बढ़ते हैं अब अगले सवाल का। आंसर हुआ ए। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए वो सिंपल सवाल है सरलीकरण का, और करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/7 चौक 28, सही खोल रहे हैं, 7 की गुणा 4 में करी, 7 चौक 28 और 2 जोड़ के कितना हो गया, 30/7 प्लस यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ पे भी सही खोल लेते हैं, है ना, 13 तिये 39 और 11 अगर हम इसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 50 और बटे में कितना 13। यहाँ पे देखिए ये जो का तो रखते हैं फिलहाल 5/9, और हमें पता है बटे के बटे में है तो ये 7 ऊपर जाएगा, यहाँ से ये 13, यहाँ से ये 9, इस तरीके से सबसे नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है ना। अगर ऊपर से होता तो बीच बीच वाला गुणा होकर नीचे आ जाता। तो 7 की गुणा यहाँ 7 बटे कितना 30, यहाँ पे करिए आपने। 13 की गुणा यहाँ पे 13 बटे कितना 50, और ये कितना 9/5, इस तरीके से आप कर लेंगे। अब उसके बाद एलसीएम इनका लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम लिया 150, अब 30 से अगर इसे डिवाइड करें तो 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15, और 5 की गुणा अगर यहाँ कर दे 7 में तो 5 सते 35। ऐसे 50 की गुणा अगर मतलब भाग दें इसे तो 3 बार जाएगा, और 3 की गुणा यहाँ कर दे तो 39। लेकिन अगर 5 की बात करें तो 5 × 15 30 बार जाएगा, और 30 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो 9 × 3 = 27, 270 आएगा। अब इन्हें जोड़ लेते हैं सभी को, है ना। तो देखिए 9 और 5 14 हो गए हैं आपके, या यहाँ पे साइड में रख के जोड़िए फटाफट से, समस्या ही ख़त्म। 9 और 5 14 हो गए हैं आपके, 3 3 6 13 और 1 14 हो गए हैं, और ये 344।
तो 344 बटे कितना 150 और 2 से फटाफट से भाग कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 दूनी 4 बटे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो 172 बटे 75 जो कि आपका आंसर है सी। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए आइए इस सवाल को करते हैं। तो संभवतः हो सकता है कि देखने में ये थोड़ा बहुत आपको परेशान करे, लेकिन अगर आप चीज़ों को सही मतलब जानते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे करनी है जो घात है या रूट जो भी आप इसे कहते हैं, और यहाँ पे पावर 3 है, यानी कि ये घन मूल है या जैसे क्यूब रूट आप कहेंगे। और यहाँ पे क्या है 2197 है आपका। तो आपको अच्छे से पता होगा कि 2197 है वो किसका घनमूल है ना, उसका घनमूल क्या है ना। तो 7 देखिए 7 है तो लास्ट में 3 से आया होगा, ये 2 है तो 1 से आया होगा, तो ये 13 का है, या 13 गुणा 13 गुणा 13 3 बार कर लीजिए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से। अब देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो माइनस की चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत होती कि भाई माइनस हमें बचाना भी है या हट जाएगा, इस तरीके की बातें हम कर रहे होते। लेकिन घनमूल में तो दिक्कत ही कुछ नहीं है, आराम से पता है कि भाई अगर 3 चीज़ें इस तरीके से माइनस में है और उनकी गुणा आप करेंगे तो 2 माइनस कट भी जाएँ तो 1 बचेगा ही बचेगा। तो -a की पावर 3 है, अगर इसका क्यूब रूट आप करेंगे है ना, इस तरीके से यहाँ पे क्यूब लिखेंगे तो वो -a ही होगा आपका। वो क्या होगा -a, मतलब माइनस यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, तो 3 पावर है तो 2 माइनस कट भी गए तो 1 तो बचेगा ही बचेगा। तो माइनस है तो आप माइनस जरूर लिख लेंगे। 2197 का जो घनमूल है वो कितना हो गया 13 गुणा, सेम प्रोसेस है, घनमूल है यहाँ पे, माइनस है तो माइनस जरूर लिखेंगे। और ये 125 जो है वो क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 है ना। तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। चलिए ठीक है, तो भाग है तो भाग। अब देखिए यहाँ पे भी घनमूल है, 27 का क्या होता है 3 होता है, और 512 का क्या होता है 8। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो 13 गुणा 5, तो 13 गुणा 5 हो जाएंगे 13 पंजे 65। भाग को क्या लिख देंगे हम 8, मतलब गुणा लिख देंगे और ये उल्टा हो जाएगा है ना 8 बटे 3 इस तरीके से। अब ना देखिए 3 बटे में रहने दीजिए, 8 पंजे 40 है ना, 4 हासिल जाएंगे, 8 छंग 48 और 4 52 लिख देंगे। तो 520 और भाग कितना 3, यही ऑप्शन में है बी में, और यही हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, अंडर रूट इनके वर्गमूल 12.0409 माइनस ये। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, सिंपल। अगर हमें पता हो कि भाई इसका रूट क्या आएगा इसका क्या आएगा, घटा दीजिए आंसर आ गया। लेकिन सवाल तो यही कि रूट कैसे पता लगे, बड़ा सा नंबर है ना। छोटे छोटे नंबर की तो ट्रिक भी कई बार हमें पता रहता है, लेकिन इतना बड़ा शायद इसका तो आपको ट्रिक पता हो कि 44 है बाद में है ना, तो 12 में आता है, 100 में जोड़ देंगे तो 112 है ना। तो अब संभवतः है जानते हैं कि ये तो 112 से हो जाएगा। लेकिन ये जैसे बड़ा है तो इसमें कई बार ट्रिक नहीं काम आती, क्योंकि थोड़े से जैसे ही 7-8 डिजिट होते हैं। तो आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी ट्रिक पता है। तो इस वाले का मैं आपको बेसिक से निकाल के एक बार दिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 12.0409 ठीक है ना। तो चलिए इसे करते हैं। तो तरीका क्या है, पेयर बनाना सबसे पहला काम होता है वर्गमूल में। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट से आगे की तरफ तो पीछे से जोड़े बनते हैं, लेकिन अगर पॉइंट से इधर हम जोड़े बनाएं तो आगे से बनेंगे, इस तरीके से बनेगा पेयर। ठीक है, अब पेयर का क्या फ़ायदा है, अब जो आपको टेबल चलाना है वो वर्ग में चलाना है और है ना पूरे के पूरे पेयर पे चलाना है। जैसे अगर मैं कहूँ वर्ग का मतलब क्या, जैसे 1 गुणा 1 करूँगा मैं, दोनों को नंबर को ना अलग अलग नहीं करना, एक ही रहना है। 1 गुणा 1 तो 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर भी 2 लिखूँगा तो 2 दूनी 4, 3 लिखूँगा तो 3 3 9, 4 लिखूँगा तो 4 गुणा 4 16। ऐसे नहीं कर सकते 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो 4 गुणा 4 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली जो नंबर की हम बात करें वो कितना है हमारा 3। तो अगर 3 गुणा 3 हम वर्ग पे चला रहे हैं तो वो 9 आएगा। अब 12 में से 9 घटा देंगे आप तो कितना बचेगा 3। जैसे पॉइंट इस पोजीशन पे है तो पॉइंट वहाँ पे लग जाएगा, आपको उसकी है ना ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। तो अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो 3 गुणा 3 12, 9 घट गए तो बचे 3। अगले स्टेप में देखिए ये जो 3 है आप इसी 3 को इसमें जोड़ लेंगे, तो 3 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें पॉइंट तो लग ही गए हैं, अब ये पेयर उतरेगा पूरा का पूरा, मतलब कि कितना 0 4 इस तरीके से आपका उतरने वाला है। अब यहाँ पे फिर से सेम कंडीशन है कि वर्ग में आपको बाहर नहीं चलानी। वर्ग में अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, इस तरीके से। अगर आप यहाँ 4 लिखते हैं तो यहाँ पे भी आप 4 लिखेंगे। अब क्या आपको बस 4 की गुणा करनी है, नहीं, अब 4 की गुणा होनी पूरे में है 64 में, मतलब 4 चौक 16 है ना, और 1 हासिल कर लेते हैं, 4 6 24 और 1 कितना 25, इस तरीके से आप कर लेंगे। अगर आप यहाँ 5 लिखते मान लीजिए
5 लिखते तो यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ पे 5 होता, तो हम 65 गुणा 5 कर रहे होते और देखते 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, तो ये ज़्यादा हो जाता, 325 यहाँ पे 304 से ज़्यादा हो जाता, तो 4 गुणा 4, ऐसे नहीं कि यहाँ 4 तो यहाँ 5 कर लेंगे, सेम रहना था, तो 4 और 64 हुआ, तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पे 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ पे 9 में से गए तो 4 बचेंगे, ठीक है। अब पेयर उतारना है आपको, यहाँ पे भी उतरेगा तो पेयर ही उतरेगा, तो हमने पहले पेयर उतार दिया है। वैसे आपको पता होगा अगले स्टेप में 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा इस तरीके से। अब फिर से वही बात है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ तो वो अगर मैं यहाँ लिखा, जैसे 1 लिखा तो 1 लिखना पड़ेगा, 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। जैसे कि संभवतः है हमें लग रहा है कि 7 चल जाना चाहिए, तो 7 सती 49, इस तरीके से आप करिए, है ना। तो 7 अठी 56 और 4 60 हो गया आपका, और 7 छंग 42 और 6 48, तो पूरा जो है ना, घट के कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आया है, पहले वाले का 3.47। और अगर इसमें कहें कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ा सा ठीक से, वरना बहुत से स्टूडेंट ऐसे सवाल में दिक्कत मान जाएंगे। अब अगर यहाँ पे बात करें सेम तरीके से, तो इसका भी आप सेम तरीके से रूट ले सकते हैं। एक तो है कि आप बेसिक से लें इसका भी, और एक है जैसे कि बताया कि यहाँ 44 है और ये 12 के रूट में आता है, और ये है ना आपका 10,000 से बड़ा है, तो बस 100 में जोड़ दीजिए, है ना। जो 100 का वर्ग होता है वो 10,000 होता है, तो 100 में जोड़ दीजिए 12 को, 112 आप कह सकते हैं कि 112 आएगा। 4 पे पॉइंट है तो 2 पे लग जाएगा, 1.12, ठीक है। फिर भी अगर मन में है कि इस तरीके से भी एक बार आपको ट्राई करना है ना, प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। 1.2544, जैसे कि एक बार देखते हैं, तो पेयर बनाए तो इधर तो है ही नहीं, एक ही नंबर रह गया, इधर बनाए तो इस तरीके से बढ़ेगा। पहले ऐसे 1 एकम 1 होगा, फिर घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 2 हो गया, ऊपर से उतरेगा 25 उतरेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो सेम रहेगा, पॉइंट के जहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए आप, तो ये 21 रहा, फिर यहाँ पे घटाए तो कितना आ गया, 4 आ गया, ऊपर से 44 उतर जाएगा, ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 2। अब जितनी बार भी आप टेबल चलाओगे, आपने 2 बार चलाया तो 2 लिखेंगे, 222 की इसमें गुणा कर देंगे तो 444 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना है, 0। तो इस तरीके से 1.12 आप लिख सकते हैं। अब इन्हें घटाना है, सिंपल सी आप घटा दीजिए इनको, है ना। देखिए 7 में से 2 गए तो कितने, 5, और 4 में से 1 गए तो कितना, 3, और 3 में से 1 गया तो कितना, 2, तो 2.35, जो कि आपका आंसर क्या है, ए है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, है ना, एक बहुत ही अच्छा सवाल हमारे सामने है, इसको करते हैं। सवाल है, एक छात्र के अंक 63 के बजाय 83 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किए गए, यानी कि उसके 63 नंबर थे सही और 83 के रूप में उसके दर्ज कर लिए गए। इसके कारण जो उसकी कक्षा का जो औसत है वो आधा अंक यानी कि 1/2 क्या हुआ, बढ़ गया। तो कहा है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, हमको पता है कि देखिए संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग होता है। संख्या गुणा औसत बराबर जो है वो योग होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें संख्या बतानी है, ठीक है, संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या कुछ लिखना हो आपको, n वगैरह लिख लीजिए, ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं टोटल n। अब औसत जो है वो कितना बड़ा है, 1/2, तो औसत के स्थान पे जितना बढ़ा है ना उतना लिख लेते हैं। अब बात है योग की, तो देखिए औसत आधा बढ़ा है, 1/2 बढ़ा है, यानी कि प्रत्येक पे तो इतना, यानी कि औसत का मतलब क्या है, प्रत्येक पे आधा बढ़ा है। टोटल कितना बढ़ा था यहाँ, 63 और 83 का अगर हिसाब लगावें तो कुल वृद्धि कितनी थी, कुल थी 20, यानी कि योग में जो वृद्धि थी वो कितनी थी, 20। तो योग की जगह हम योग की वृद्धि लिख देते हैं, औसत की जगह हम औसत की वृद्धि लिख देते हैं। तो अगर मैं 2 की गुणा 20 में कर दूं तो संख्या कितनी आ जाएगी, है ना, 2 × 20 यानी कि कितनी, 40। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना हुआ, 40 हो गया, जो कि आपका आंसर डी है। तो क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है। रेलगाड़ी द्वारा एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से क्या है, 3 गुना है। तो देखिए हम जानते हैं जब रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई तय करती है। जो रेलगाड़ी है वो क्या करती है, अपनी खुद की लंबाई को तय करती है। तो खंभे को पार करने में जिसमें बताया गया कि 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट, तो उसमें रेलगाड़ी ने खुद की लंबाई, तो मान लो कि रेलगाड़ी की अपनी लंबाई क्या है, x है, तो उसे पार करने में उसे 2 मिनट मतलब कि 120 सेकंड लगे हैं, है ना। 60 सेकंड होते हैं एक में, तो 2 में कितने, 120 सेकंड। तो 120 सेकंड का जो समय है वो रेलगाड़ी को खुद की लंबाई को तय करने में लगा है। तो जब ये रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार करेगी, और वो भी एक ऐसे प्लेटफार्म को, एक बार लिख लेते हैं,
रेलगाड़ी किसको पार करेगी? प्लेटफार्म को। और किस प्रकार का प्लेटफार्म है? जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से 3 गुना है। तो रेलगाड़ी अगर खुद x लंबी है तो प्लेटफार्म कितने लंबा हो जाएगा भाई? 3x। तो अगर देखा जाए तो इसे पार करने में रेलगाड़ी को खुद की लंबाई यानी कि x और प्लेटफार्म की लंबाई जो कि उससे 3 गुनी है 3x, यानी कि कुल मिला के दूरी 4x दूरी पार करनी होगी। अब बताइए आप, अगर x दूरी में 120 सेकंड लगे तो उससे 4 गुनी दूरी में कितना समय लगेगा? अगर x दूरी में किसी रेलगाड़ी को 120 सेकंड लगे हों तो दूरी जब उससे 4 गुनी हो जाएगी, भाई खुद रेलगाड़ी की लंबाई है जो कि x है और प्लेटफार्म उससे क्या है? 3 गुना ज़्यादा है, तो टोटल 4 गुना दूरी होगी। है पहले से खम्भे में अगर दूरी केवल रेलगाड़ी की थी x, तो अब जो है वो प्लेटफार्म की 3 गुना उससे मिल गई। तो 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 4 गुना हो गई है दूरी। क्या हो गई है? 4 गुना हो गई है दूरी, है ना। तो उसमें 4 गुना समय लग जाएगा। तो कितना? 12 चौक 48, यानी कि 480 सेकेंड। तो बस इतना ही सवाल में आपको करना था। तो आपका आंसर क्या है? 480, जो कि आपका ऑप्शन बी है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल में क्या है देखते हैं। एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, और कितने वर्षों में, है ना, समय पूछ लिया भाई, कितने वर्षों में यह अपने मूलधन का क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज में है, जब दुगने तिगने टाइप का सवाल आपको दिया गया है। साधारण ब्याज में इस तरीके का सवाल अलग तरीके से होगा, है ना, उसके लिए अलग फॉर्मूला, सूत्र या ट्रिक आप जो भी कहें लगेगी। लेकिन यहाँ पे जब चक्रवृद्धि ब्याज है, जहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? बेसिक, जहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे कि आपको कहा कि समय की अगर बात करें कि 3 वर्ष में जो धनराशि है वो क्या होगी? दुगनी, 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना। तो अगले 3 वर्ष में क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगेगा, फिर से वो क्या हो जाएगी? दुगनी। तो 2 का दुगना क्या होगा? मतलब पहले वो अपने आप में 1 रही होगी, तो 3 साल में उसके 2 बन गए, है ना। 1 का दुगना 2 हो गया, तो 3 वर्ष में वो दुगना हुआ। तो अगले 3 साल में फिर से दुगनी होनी है, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो 2 का दुगना कितना हो गया? 4 गुना। तो अगले 3 साल में, यानी कि 3 और 3 6 साल में कितनी हो गई? वो 4 गुना हो गई। लेकिन सवाल क्या है? 8 गुना कब होगा? तो फिर से देखिए, पहले 3 साल में वो दुगना हो गई, तो अगले 3 साल में 2 का दुगना मतलब 4 गुना हो गई। फिर अगले 3 वर्ष में फिर से यही होगा कि वो दुगनी होगी। तो अभी तक कितनी हो चुकी है? 4 गुना। फिर से दुगनी होगी तो 4 गुना 2 मतलब कितना? 8 गुना। तो इस तरीके से देखें, पहले 3 साल में दुगना, फिर 2 का दुगना मतलब 4 गुना अगले 3 साल में, फिर 4 का दुगना यानी कि 8 गुना। कुल मिला के कितने साल लगे? 3 और 3 6 और 3 9 वर्ष। तो 9 वर्ष में जो धनराशि है इस तरीके से वो कितने गुना हो जाएगी? है ना, 8 गुना हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हुआ? ए। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं हम, है ना। यहाँ पे एक सरलीकरण का सवाल है। सरलीकरण भी मत कहिए, हर जगह क्या है? गुना है, पर है तो सरलीकरण ही। खैर, सवाल करते हैं। 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 7 के 21 और 3 जोड़ देंगे तो कितने होंगे? 24/7। इसको सही खोल लिया। 5 चौक 20 में 1 जोड़ देंगे 21/4। यहाँ पे देखिए ये 7/8 है, 7/8 रखिए, गुणा 7 दूनी 14 और 2 16, 16/7। अब देखिए 7 से ना 7 गया, 8 दूनी 16 हो गए। यहाँ देखिए 7 तिये 21, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार, सब गुणा है ना, काट दीजिए ऊपर नीचे बस। 2 से कितनी बार काट दिया? 12 बार, और 12 गुणा 3 12 तिये 36। आंसर हुआ बी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए इस सवाल को करते हैं। अनुपात समानुपात का सवाल है। सवाल में क्या है? 9,000 रुपये की एक राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के भाग तथा B के भाग का अनुपात कितना है? 5:2 है। B के भाग तथा C के भाग का अनुपात जो है वो 7:13 है। B का भाग बताओ। तो सबसे पहले हमें A और B के भाग का अनुपात यानी कि A/B कितना दिया हुआ है? 5:2 यहाँ पे। और B और C यानी कि B/C कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 7:13। और हमें B का भाग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे A/B/C। कैसे निकलेगा? यहाँ पे हमने 5 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा? 2। यहाँ पे देखिए क्या है? 7 और यहाँ पे क्या लिख लिया हमने? 13।
अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ 2 और यहाँ पे क्या लिख दूँ 7, इस तरीके से, तो अब देखिए मतलब जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे बराबर का नंबर लिख दिया हमने। तो अब गुणा करिए, 5 सते 35, सीधे गुणा करिए, 2 गुणा 7 14 और 13 दूनी 26। तो ये अनुपात आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का। दोबारा देखते हैं, ए बी का अनुपात यानी कि ए का 5 और बी का कितना 2 था यहाँ, बी सी का। अगली लाइन में 7 और 13 लिखा, यहाँ पे खाली स्थान तो 2 लिख दिया, यहाँ पे खाली स्थान 7 लिखा, सीधी गुणा कर दी, ये आ गया है। अब देखिए बी का अनुपात कितना है, 14 आया है। बी का भाग बताना है ना मैं, तो बी के भाग के लिए जो उसका अनुपात आया है जो कि कितना है 14 है, उसे ऊपर लिख लीजिए, जोड़ लीजिए इन सभी को, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये कितने हो गए जोड़ के आपके 40 और ये जोड़ लीजिए तो 75 हो गए हैं। तो यहाँ पे 75 बटे में लिखिए, इसे हम अनुपातिक योग कहते हैं। गुणा में क्या लिख दीजिए भाई, जो भी आपको रुपए दिए हुए हैं, तो 90,000 लिख दीजिए, 9,000 सॉरी, तो 15 5 75, 15 से काट रहे हैं, 15 6 के 90 और 12 5 60, 120 गुणा कर लेते हैं। तो ये 0 है, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, तो 1,680 रुपये, 1,680 रुपये जो है बी का हिस्सा है, जो कि आपके आंसर डी में है। तो क्लियर है सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या कहा, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 30 किलोमीटर की दूरी, है ना, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह मध्य में 5 स्टेशनों पर प्रत्येक स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकती है। ए से बी तक ट्रेन की औसत गति क्या है। तो देखिए हम जानते हैं औसत गति इस सवाल में क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे कुल समय निकालना, क्योंकि दूरी तो हमें पता ही है 30 किलोमीटर है। तो देखिए अगर बिना रुके अगर वो गाड़ी चलती रहती तो चाल कितनी थी उसकी 40, तो समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है दूरी बटे चाल। अगर बिना रुके की हम बात करें तो समय उसे कितना लगता, तो दूरी बटे चाल के हिसाब से अगर हम निकाल लें तो दूरी कितनी है, बिना रुके यहाँ से ए से बी तक जाती तो 30 किलोमीटर की दूरी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी चाल है, तो 3/4 घंटे उसको लगते टोटल, इतना समय उसे लगता। लेकिन 5 स्टेशनों पर, कितने स्टेशन है 5 स्टेशनों पर वो 5 मिनट के लिए रुकी है। तो अगर 5 मिनट के लिए 5 स्टेशनों पर वो रुके हैं तो उसे 25 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे। 25 मिनट जो घंटे में कितने होंगे, हम इसे किससे भाग देंगे 60 से भाग देंगे, इस तरीके से 5 से काट दीजिए, 5 5 25, 12 5 60, तो 5/12 घंटे अलग से उसे लगेंगे। तो कुल समय कितना हुआ, कुल समय चलते हुए जो चाल समय लगेगा उसे चाल से वो 3/4 घंटे होगा, और रुकने में जो उसे समय लगेगा वो कितना होगा 5/12। अगर एलसीएम ले यहाँ पे तो 12 आ गया एलसीएम, 4 3 12, 3 3 9, है ना, 12 एकम 12, 5 एकम 5, तो ये हो गया 14/12, या अगर आप इसे कैंसिल कर लें तो 7/6 घंटे उसे टोटल लगने वाले हैं इस 30 किलोमीटर में, जिसमें से 3/4 समय उसका चलने का है और 5/12 समय जो है उसके रुकने का है ना। तो कुल मिला के 7/6 घंटे उसे लगेंगे। तो अगर औसत चाल की अगर हम बात करें, औसत चाल की जो कि फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय, तो लिख लेते हैं एक बार इसे, कुल दूरी बटे कुल समय, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, बस आंसर हमारा आ जाएगा। तो कुल दूरी तो यही रहेगी 30, दूरी तो नहीं बढ़ेगी, बस समय बढ़ा है रुकने की वजह से, है ना, अलग से 5/12 घंटे में जोड़ने पड़े हैं, तो 7/6 हुआ है ये। अब देखिए 6 ऊपर चला गया तो 36 18, 180/7, तो देखिए 7 दूनी 14, है ना, कितने बज जाएंगे 4 बज जाएंगे, तो 7 पंजे 35, है ना, फिर कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो फिर 7 पंजे 35, आप कुछ ऐसा करिए तो कितना आ जाएगा 25.7 आना चाहिए। एक बार इसे पूरा भाग कर लेते हैं, 180/7, तो 7 दूनी 14। अच्छा यहाँ पे कितना बच जा रहा है 4 बच रहा है, बिल्कुल ठीक है फिर, तो 7 पंजे 35, यहाँ पे कितना बच रहा है 5, हाँ यहाँ पे है थोड़ी गड़बड़, तो 7 7 49, तो हमने जो 5 लिख दिया था यहाँ पे 7 आएगा, तो बिल्कुल ठीक है। आंसर कितना हो गया 25.7, जो कि बी ऑप्शन है। उम्मीद है आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं, पढ़ लीजिए एक बार सवाल। पाइप ए 16 मिनट में टैंक भर सकता है और पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए
ताकि टैंक 30 मिनट में क्या हो भाई, भर जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाइप हैं, एक ए जो कि 16 मिनट में भरता है, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, ये भरने का काम करता है तो यहाँ पे लिख लेंगे। और पाइप बी से 24 मिनट में खाली कर देता है, 24 मिनट में बी खाली कर देता है। अब देखिए, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए, जो खाली करने वाले हैं उसे बंद किया जाना चाहिए, ताकि जो टैंक है उसे भरने में कितना टाइम लगे भाई, 30 मिनट में भर जाए। तो ये हमारा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना है 48 है ना, तो 16 तिये 48 और 24 दूनी 48। इस तरीके से अगर दोनों टैंक एक साथ खोल दिए जाएं, ये सवाल है। और टैंक को भरना कितने मिनट में, हमें 30 मिनट में भरना है, 30 मिनट में इस तरीके से हमें उसे भरना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर हम ए को खोल लें, मतलब बी अभी ना खोलते, तो 30 मिनट में अगर 3 के हिसाब से भरता ए, तो वो कितने भरता, वो 90 यूनिट भरता। कितना भरता, 90। अब ध्यान समझिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शुरुआत से ही अगर केवल ए खोल रखा होता हमने पाइप, जिसे जो कितने यूनिट भर सकता है, 3 यूनिट भर सकता है, अगर उसे 30 मिनट पूरे लगते तो 3 गुणा 30 यानी को 90 लीटर उसमें पानी डालता। लेकिन वास्तव में टंकी जो है कितने की है, 48 की ही है, 48 घटाइए तो देखिए यहाँ से 10 में से 8 के 2, यहाँ पे 4, तो 42 लीटर पानी जो एक्स्ट्रा है वो जरूर किसने निकाल रखा होगा, बी ने। और बी कितना निकालता है, 2। तो अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो इसका मतलब 21 मिनट में इसने वो पानी निकाला होगा। तो 21 मिनट में 42 लीटर पानी निकाल के उसे बंद कर देना चाहिए। तो सवाल का आंसर क्या हुआ यहाँ पे, 21 मिनट, जो कि हमारा आंसर ए है। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी और अभी 10% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आप जानते हैं, हम लाभ हानि को पार्टी ट्रिक से कर लेते हैं, जहाँ हमें याद रखना होता है कि यहाँ पे क्या होता है, क्रय मूल्य, यहाँ क्या होता है, विक्रय मूल्य, और यहाँ पे क्या होता है, अंकित मूल्य। यहाँ पे हम छूट लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लाभ। तो इस सवाल में अगर बात करें छूट की, तो छूट कितनी है, 10%। और लाभ की अगर बात करें तो वो भी कितना है, 10%। हमें करना क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो आप में से किसी एक को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्रय मूल्य को क्या मान लेता हूँ, 100, क्रय मूल्य को क्या मान लेता हूँ, 100, तो बात अगर अंकित मूल्य की करें तो किस तरीके से वो निकलेगा वो समझेंगे। तो अंकित मूल्य में 100 लिखा जाएगा, देखिए ऊपर ये जाएगा है ना, तो ऊपर कितना लिखा जाएगा, 110 लिखा जाएगा है ना। और अगर हम बात करें नीचे की, तो नीचे क्या आएगा, ये 10 घट के यानी कि कितना, 90 आ जाएगा। अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम 100 से 100 को काट दें, 0 से 0 काट दें, तो 9 यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो 9 अनुपात कितना, 11। बस इस बात को थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आंसर आराम से समझ में आ जाएगा। और आंसर क्या हुआ, ए। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है ना, तो लाइक ज़रूर किया करें, पसंद आए तो शेयर किया करें अपने दोस्तों में, है ना। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।